हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टेला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो पे, जहां हम बात करें एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। ये फंड लॉन्च हुआ था 6 फेब को और ये क्लोज होगा 20 फेब 2025 को। सो आइए देखते हैं इस फंड के बारे में, इसकी डिटेल जानकारी समझते हैं और कौन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड लेकर आया है एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, जो होगा शुरू 6 तारीख को और क्लोज होगा 20 फरवरी 2025 को। इस फंड में इन्वेस्ट करके आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ड्राइव करेगा इंडिया के सारे डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। सो फाइनेंशियल सेक्टर्स आर द ड्राइविंग फैक्टर फॉर एनी इकोनॉमी, एंड बाय इन्वेस्टिंग इनटू दिस सेक्टर और इन द सेक्टोरियल फंड यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनीज। तो देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर इज सपोज टू ग्रो बाय 2x ऑफ जीडीपी टू अचीव द विकसित भारत एम्बिशन। 2x से इंडस्ट्री को ग्रो करना है, उनको ऐड करना है 4 ट्रिलियन कैपिटल, $4 ट्रिलियन कैपिटल इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स टू बिकम एंड अचीव द टारगेट ऑफ विकसित भारत। उनकी जीडीपी डबल होनी है। Currently India in 2023-2024 was at $3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर उनको $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है by 2030, it has to double from here। करेक्ट। फाइनेंशियल असेट्स की बात करें तो इंडिया currently holds $6.4 ट्रिलियन, that has to grow to $15 ट्रिलियन। एंड बैंक असेट्स की अगर हम बात करें तो which is $3.1 ट्रिलियन, that has to grow to $7 ट्रिलियन by 2030। So 2x का मल्टीपल्स का टारगेट अचीव करना है थ्रू द फाइनेंशियल सेक्टर्स। हेंस ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिफ्ट इन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो मिलेनियल्स एंड द जेनजीज आर वन हु आर ड्राइविंग द मार्केट। इफ यू सी द बेबी बूमर्स, ये इंडिया वॉर्स, फूड शॉर्टेजेस, कोल्ड वॉर में के जनरेशन के लोग हैं। सो ये रिस्क अवर्स बिहेवियर रहता था उनका। जेनेक्स की बात करें तो दे हैव सीन वॉलेटिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, क्यूइंग अप फॉर मंथली प्रोविजंस। तो इनका रिस्क अवर्स बिहेवियर रहता है, ये ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। तो इनके जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या इन्वेस्टमेंट एपेटाइट जो रहती थी या रिस्क एपेटाइट जो रहती थी वो बहुत ही कम रहती थी। तो ये जो इन्वेस्ट करते थे वो ज्यादातर रियल एस्टेट, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे और बोरोइंग्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा टैबू माना जाता था। जेनेक्स की बात करें तो ये रियल एस्टेट, गोल्ड प्लस कैश में इन्वेस्ट करना शुरू में करते थे, बट इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था इन्होंने। मिलेनियल्स की बात करें तो यहां पे आपको देखेंगे कि सम इक्विटी एक्सपोजर, ओपन टू रेंटिंग रियल एस्टेट, बोरोइंग फॉर लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, जो लोन लेके घर खरीदने में बिलीव करते थे। नाउ वी सी द जेनजी जनरेशन, जो इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट बाई करना चाहते हैं और बोरोइंग करने में हिचकिचाते नहीं है। सो दिस इज द चेंज विच वी हैव सीन इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। जितना बिहेवियरल चेंज आ रहा है, जितना रिस्क ज्यादा ले पा रहे हैं, उतना ज्यादा रिटर्न्स उनको बन के मिल रहा है। सो दिस ट्रेंड हैज बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये बहुत ही डाइवर्स एलोकेशन है, बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लैंडिंग एंड नॉन लैंडिंग। बहुत सारी कंपनीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो नॉन लैंडिंग के अंडर भी आती है। लैंडिंग की बात करें तो यहां पे आपको मिलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्टर बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन लैंडिंग की बात करें तो यहां पे आपको कंपनीज मिल रही है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रेटिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सारे नॉन लैंडिंग आते हैं। एंड दिस कंप्राइज ऑफ द होल यूनिवर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा कम है एज ऑफ नाउ। म्यूचुअल फंड इंडिया में पेनिट्रेशन है 15% का, ग्लोबली इट इज 74%। वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया में है 6%, ग्लोबली इट इज 15%। इंश्योरेंस 4% है, ग्लोबली इट इज 6.5%। रिटेल लैंडिंग की बात करें तो India is 14%, globally it is 15%, and in USA it is 121%. क्रेडिट कार्ड की बात करें तो पेनिट्रेशन है 3%, ग्लोबल इट इज 22%. सो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द इंडियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू रीच टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड. इंडिया स्टेट की बात करें तो पॉपुलेशन जो अभी हमारा है दैट इज 144 करोड़. आधार कार्ड होल्डर्स आर 138 करोड़. मोबाइल सब्सक्राइबर्स
115 crores, voters enrolled 97 crores, internet users 89 crores, smartphone users 70 crores, OTT subscribers 55 crores, social media users 46 crores, UPI users 35 crores, e-commerce 35 crores, Bheem payment users 27 crores and e-Sanjeevani patient serve 15 crores. हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर ओनली 5.2 टू मैक्स 6 करोड़. NSE active clients are 5 crores. Right? So financial services has consistently outperformed across periods. अगर मैं BSE फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को निफ्टी 50 TRI से कंपेयर करते हैं तो 10 ईयर रोल होराइजन पे रोलिंग रिटर्न्स में कंपेयर करते हैं तो 95% ऑफ द टाइम्स BSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स हैज बीटन निफ्टी 50 TRI. ऑन 7 ईयर होराइजन अगर आप देखते हैं रोलिंग रिटर्न तो 78% टाइम्स BSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने बीट किया है निफ्टी 50 को. 5 इयर्स के होराइजन पे 72% टाइम्स बेटर रिटर्न्स दिया है निफ्टी 50 से. सो द आइडिया इज कि यहां पे आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50 बाय इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर सेक्टर विच इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज इटसेल्फ अ डाइवर्सिफाइड सेक्टर जहां पे लैंडिंग और नॉन लैंडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके इसका बेनिफिट लिया जा सकता है. फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यूएशन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है. प्राइस टू बुक रेशियो इज 1.9x एंड BSE फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखेंगे तो इट इज ओनली 14.8x. सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी कम है और प्राइस टू बुक रेशियो भी काफी कम है. सो इफ यू आर एंटरिंग नाउ यू विल बी एबल टू एंटर एट अ राइट वैल्यूएशन. इंट्रोड्यूसिंग HSBC का फाइनेंशियल सर्विसेज फंड. अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये जो लेंडिंग और नॉन लेंडिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उन कंपनीज की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रहेगी. स्ट्रेंथेंड रेगुलेशंस अभी आ गए हैं सेबी के थ्रू, RBI के थ्रू. स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल कंपनीज है उसी में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड विच हैव अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड एज अ स्पेस फॉर मार्केट एक्सपांशन विद अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी. सो दिस आर द प्राइम filters that will be considered while choosing a stock. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से होगा वो आप समझ सकते हैं कि बोरिंग कंपाउंडर्स स्पेसिफिकली आपको मिलेगा लार्ज कैप्स में. ठीक है, मार्केट कैप आपको यहां पे मिलेगा लार्ज कैप का एंड रिस्क यहां पे आपकी होती है कम बिकॉज आप लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करें. इनफैक्ट लार्ज बैंक्स, बिग इंश्योरेंस कंपनीज, बिग असेट मैनेजमेंट कंपनीज, बिग ब्रोकिंग फर्म, सारी क्वालिटी कंपनीज आपको यहां पे मिलेगी जिसकी साइज बड़ी है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बोरिंग है और कंपाउंड करते रहेंगे. ठीक है, एंड दिस कंपनीज हैव शोड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट अक्रॉस साइकिल्स. प्लस यहां पे ऐड होगा ग्रोथ एक्सेलरेटर्स. ग्रोथ एक्सेलरेटर्स आपको मिलेंगे मिड एंड स्मॉल कंपनीज में. यहां पे रिस्क आपकी हो जाती है मॉडरेट. आपको यहां क्वालिटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स मिलते हैं एंड दीज आर द चैलेंजर्स हु वांट टू बी द मार्केट लीडर्स इन देयर स्पेसिफिक कैटेगरीज. The third construction approach will be the innovators and the disruptors. यहां पे लार्ज कंपनी भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है. इनोवेटर्स डिस्ट्रप्टर्स में आपको स्पेसिफिकली रिस्क ज्यादा मिलेगा. ठीक है, यहां पे ग्रोथ ज्यादा मिलेगी और वॉलिटिलिटी भी ज्यादा रहेगी एंड ये बेसिकली न्यू एज कंपनीज रहेगी जो डिस्टर्ब करेगी ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स. राइट, तो इस हिसाब से HSBC म्यूचुअल फंड ने तय किया है कि ये उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे जहां पे इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोरिंग कंपाउंडर्स, ग्रोथ एक्सेलरेटर्स एंड इनोवेटर्स. फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो टोटल 151 कंपनीज है जिसमें से 21 लार्ज कैप कंपनीज है, 34 मिड कैप कंपनीज है एंड 96 स्मॉल कैप कंपनीज है. इसको भी अगर हम डिवाइड करें लैंडिंग एंड नॉन लैंडिंग में तो लैंडिंग बिजनेसेस जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूट लोन देती हैं उसमें से लार्ज कैप आर 14, मिड कैप आर 21 एंड स्मॉल कैप आर 49. नॉन लैंडिंग की बात करें जहां पे लार्ज कैप 7 लार्ज कैप्स है, मिड कैप 13 मिड कैप्स है, स्मॉल कैप 47 मिड कैप्स है. सो ये टोटल पोर्टफोलियो जो इंडेक्स का है दैट कंप्राइजेस ऑफ 151 कंपनीज एंड दे विल बी चूजिंग द स्टॉक्स फ्रॉम दिस 151 कंपनीज एंड क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 40 to 50 स्टॉक्स. इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर हम बात करें तो दे विल फॉलो द सेक्टर्स, विल इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स. जैसे लैंडिंग एंड नॉन लैंडिंग में आपको बैंक्स आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आ गई, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्लियरिंग हाउसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट एंटिटीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, प्रूडेंट जैसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल लाइफ बोथ,
माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड पेमेंट कंपनीज। तो इतना बड़ा सेक्टर है, और डीलिंग विद फाइनेंशियल मार्केट्स एंड हैविंग एन एक्सपोजर टू द कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस मीन्स। HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की बात करें तो इट इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम विच विल इन्वेस्ट in the financial services sector. Objective of the theme is to create long-term wealth for the investors by investing in a financial services business. बेंचमार्क इसका रहेगा, जैसे मैंने बताया, BSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स TRI। फंड मैनेजर की अगर बात करें तो मिस्टर गौतम भूपाल विल बी द फंड मैनेजर फॉर दिस फंड। दिस फंड विल फॉलो अ बेंचमार्क ऑफ BSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स TRI, जिसका रिस्कोमीटर इज वेरी हाई रिस्क, हेंस इस स्कीम का रिस्कोमीटर भी वेरी हाई रिस्क रहेगा। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एंगेज करती है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में, एज एन इन्वेस्टर आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर so that you make a right decision. And if you have not subscribed to our channel, kindly subscribe to our channel because we bring to you many such educational videos. तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।